एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 की जंग चल रही है। हरियाणा में वोटिंग के बाद सभी दल अपना अपना आकलन कर रहे हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन दावे जीत की हर दल कर रहा है। इधर हरियाणा की प्रदेश सरकार के अल्पमत बहुमत का सियासी गणित यहां बिगड़ता दिख रहा है। एक बार फिर से विधायकों की गिनती होने लगी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अल्पमत में हरियाणा की सैनी सरकार है? क्या सरकार को कोई खतरा है? साथ ही सवाल यह भी कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, जानने की आज कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न होते ही अब प्रदेश की बीजेपी सरकार के अल्पमत के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अभी जहां लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब और हिमाचल के चुनाव में व्यस्त रह सकते हैं, वहीं उनके लेफ्टिनेंट्स कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद और चीफ व्हिप बीबी बत्रा राज्यपाल के समक्ष नायब सिंह सैनी सरकार के अल्पमत में होने और अविश्वास प्रस्ताव लाने का दोबारा प्रतिवेदन दे सकते हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव से फारिग होकर अब इसी मुद्दे को गरमाएगी, इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में चुनाव है और ये सरकार तो वैसे अल्पमत में है, कोई नैतिकता आधार तो है नहीं इनका। अब तो वैसे भी हाउस की जनसंख्या जो 87 होगी, 87 में 45 इनके खिलाफ है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से विधानसभा की एक और सीट खाली हो गई है। विधानसभा में अब सदस्य संख्या 90 से घटकर 87 रह गई है। नायब सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए 44 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि उसके पास अपने 40 विधायक ही हैं। इनमें स्पीकर भी शामिल है, जो विशेष परिस्थितियों में ही वोट डाल सकते हैं। जबकि विपक्ष के पास कांग्रेस के अपने 30 विधायक, जेजेपी के 10, हालांकि इनमें से 2 जेजेपी विधायकों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। जेजेपी अब इन दोनों विधायकों की स्पीकर के जरिए सदस्यता रद्द कराने की कोशिश में लग गई है। गौरतलब है कि इनेलो नेता अभय चौटाला की गिनती भी विपक्ष में है और 3 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को देने का ऐलान किया हुआ है। ये मामला अभी भी पेंडिंग है। 2 जेजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की पार्टी की कोशिश जहां जारी है, वहीं 5 मौजूदा विधायक कांग्रेस के राव दान सिंह और वरुण मुलाना, बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली, इनेलो के अभय चौटाला और जेजेपी की नैना चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इनमें जीतने की क्षमता वाले 1-2 सांसद बन भी गए तो उनका भी विधानसभा से इस्तीफा होगा। ऐसे में बीजेपी सरकार के अल्पमत बहुमत के समीकरण बदल गए हैं और लगता है अब ये सियासी खेल आगे बढ़ेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अल्पमत बहुमत का सियासी गणित एक बार फिर से भिड़ाया जाने लगा है। बात हरियाणा विधानसभा की हो रही है। किसके पक्ष में गणित बैठता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, तो विधानसभा की स्थिति क्या कहती है, किसके पक्ष में है? देखिए पंकज, 2 महीने पहले तक ये बवंडर उठा था कि सरकार अल्पमत में है। 44 विधायकों का समर्थन चाहिए था, 42 थी, तो बीजेपी ने हर बार, या मनोहर लाल जी उन्होंने कहा जी हमें कोई चिंता नहीं, हमारा बहुमत पूरा है, विपक्ष अपना जोर लगा दे। इसी दौरान लोकसभा के चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव अब आज तीसरा दिन है, खत्म हो चुके हैं। अब विपक्ष का पूरा ध्यान इस अल्पमत बहुमत के फेर में लगा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा का आज बयान भी आया कि सरकार अल्पमत में है, हम अल्पमत में सरकार को कैसे चलने देना चाहते हैं, हमारे साथ बहुमत है। आज ही भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान भी है। तो मेरे को लगता है कोई भी सरकार हो, कहीं का भी विपक्ष हो, वो ऐसे मौके को हाथ से जाना नहीं चाहता। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा को यह भी पता है, जो मुख्य विपक्षी दल के नेता है, सीएलपी लीडर है, कि हो सकता है कि जिस तरीके से संख्या बल के बारे में आश्वस्त नजर आ रही थी बीजेपी के नेता, वो अब भी अगर अविश्वास प्रस्ताव को अगर सामना करके बहुमत पा भी लेते, तब भी
वो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम फ्लोर पे अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, क्योंकि इससे सरकार की साख गिरेगी। हालांकि अब 4 महीने ही रह गए हैं, 3.5 महीने बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है सरकार गिर जाए या ना भी गिरे तो बहुमत साबित करना पड़े सरकार को, इसी में विपक्ष की जीत है। तो मेरे को लगता है कि विपक्ष इस मामले को अब ठंडा नहीं होने देगा। महेश, ये तो सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गुणागणित और फ्लोर टेस्ट की बात इसलिए की गई, शायद एक मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश हो, चुनाव चल रहा था और नतीजा सब जानते हैं। कांग्रेस भी जानती है कि वो सरकार बनाने नहीं जा रही, लेकिन उस सबके बावजूद भी ये अल्पमत बहुमत का गणित भिड़ाया जा रहा है। देखिए, एक सरकार का फायदा मिलता है। अगर केंद्र में सरकार है तो चुनावी रण में आपको उसका लाभ मिलता है। पूरी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, आईपीएस, आईएएस, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। अगर प्रदेश में आपकी सरकार है तो फिर परिस्थितियां और बेहतरीन हो जाती हैं, पुलिस आपके हिसाब से काम करने लगती है। भले ही इस सुनने में शब्द असंवैधानिक लगे, लेकिन हकीकत यही है कि जिसके ऊपर सरकार होती है उसको चुनावी मैदान में फायदा मिलता है। अब इस फायदे को खत्म करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव से ठीक पहले ये जो बात है ऊपर रखनी शुरू कर दी कि अल्पमत में सरकार है, किसी भी वक्त जा सकती है। अब जो लोग सरकार के नजदीक जाना चाहते थे, चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब आप किसी ओहदेदार के नजदीक जा सकते हैं, किसी मंत्री के नजदीक जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के नजदीक जा सकते हैं, या फिर सत्ताधारी दल के जो शीर्ष नेता हैं उनके करीब आप आ सकते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब नेता को, मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को सबसे ज्यादा जरूरत वोटर की रहती है। इसमें जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो मौका पाकर अपनी नजदीकियां कायम कर लेते हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी अवसर को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी की। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले चला दिया कि अल्पमत में सरकार है। चुनाव परिणाम 4 तारीख को सामने आने के साथ ही 5 तारीख को सरकार चलता कर देंगे। अब ये जो अवसर यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाना चाहते थे कि सरकार का जो लाभ है, आकर्षण है, उसका फायदा उठाना चाहते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की। पहले दिन ये बात स्पष्ट थी कि इतने कम वक्त के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की वो बात करेंगे। लगातार बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी तब तक बनी रहेगी जब तक अल्पमत में सरकार का जो राग है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलापते रहेंगे। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर शक्ति प्रदर्शन की अगर बात आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी तरीके से, कोई एब्सेंट हो, कोई प्रेजेंट हो, किसी का इस्तीफा कराना पड़े, लेकिन सरकार जो है ये नहीं होने देगी कि सरकार जो है गिर जाए। ये कोशिश हर बार जब भी की गई तो हर बार नाकाम कर दी गई। और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर काफी सारी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के पास है जिनके चलते सरकार वो नहीं गिरने देंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार गिराने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अल्पमत की बात कांग्रेस कर रही है, अगर 4 जून से पहले आप फ्लोर टेस्ट करवाते हैं तो स्थिति शायद कुछ और होगी। 4 जून के नतीजे आते हैं तो कुछ विधायक आपके चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद की स्थिति कुछ और होगी। यानी कि ये खेल बस यूं ही चला जा रहा है और ये कह सकते हैं कि बस कुछ नहीं है तो कुछ सही सही। देखिए, जो 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया था जी, उनका औपचारिक आधिकारिक पत्र जो है अभी राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा और स्पीकर के पास भी नहीं पहुंचा। हालांकि जाना तो राज्यपाल के पास ये फैसला राज्यपाल महोदय ने करना है, तो उस पर भी देखिए पहले उन्होंने दूसरी ईमेल से भेजा, दूसरे माध्यम से भेजा। राज्यपाल भी इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे क्या वास्तव में उन्होंने समर्थन वापसी के लिए पत्र लिखा है। ये तो लंबी प्रक्रिया है और इसमें देखिए सबसे बड़ी परीक्षा तो इस बात को लेकर हो जानी है कि अगर मान लीजिए रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली होगी। तो राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो उसके अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा अगर बन गए तो राज्यसभा का ये चुनाव कराना पड़ेगा। तो राज्यसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जिताने की हर संभव कोशिश करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मत हासिल हो गया। तो इसलिए ये तो अभी उधेड़-बुन में रहेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ना ही उसकी कोई रुचि है, क्योंकि 3 महीने का समय पड़ा है। तो ये तो इस तरह का खेल चलता ही रहेगा। असली परीक्षा राज्यसभा चुनाव के दौरान ही हो जाएगी। देवेंद्र, छोटे सा जवाब आपसे चाहिए होगा, क्या ये फ्लोर टेस्ट होगा जो कांग्रेस मांग कर रही है? पंकज, देखिए, राज्यपाल के पैसे 5 प्रतिवेदन पहले दिया जा चुका है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया क्योंकि राज्यपाल थे नहीं राजभवन में। उसके बाद चूंकि लोकसभा चुनाव आगे, सबसे बड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता बीजेपी कांग्रेस विपक्ष की यही थी कि लोकसभा चुनाव निकल जाए। अब नए सिरे से कोशिश की जा रही है और दोबारा से जो आफ्ताब अहमद हैं, उपनेता हैं,
कांग्रेस विधायक दल के और बीबी बत्रा चीफ व्हिप है, ये इन दोनों को भूपेंद्र हुड्डा ने एक्टिवेट किया कि आप फिर गवर्नर के पास पहुंचे और वो आज कल में जाने की तैयारी में फिर मांग करें कि सरकार अल्पमत की है, आप अविश्वास प्रस्ताव का सामना कराइए क्योंकि सरकार अल्पमत में है और विपक्ष बहुमत में है। अब राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा गया है। राज्यपाल अगर कुछ करते हुए दिखते हैं तो वो स्पीकर को कहेंगे कि आप विधानसभा का सत्र बुलाओ। विधानसभा का सत्र तैयारी, ये सूचना देने के लिए उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मामला आगे खींचेगा, 4 जून क्या और भी आगे खींचेगा। प्रेशर में विपक्ष जो है, कांग्रेस बीजेपी सरकार को प्रेशर में रखना चाहती है और अपने दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना चाहती है कि विधानसभा के लिए आप तैयारी करिए और बीजेपी को प्रेशर में लिए रखिए और अपनी तैयारी करिए। प्रेशर पॉलिटिक्स। महेश, आपके पास आए तो वो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं जो मैंने वीरेंद्र जी से किया, क्योंकि अभी आप आंकड़ा विधानसभा का गिना रहे हैं, कुछ आपके चुनाव भी लड़ रहे हैं और उसके बाद जब 4 जून के बाद नतीजे बदलेंगे आपके फेवर में, कुछ विधायक आपके जीत के सांसद बन गए तो फिर से गणित बिगड़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि आंकड़ा बिगड़ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल स्ट्रेटजी यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बदल चुके हैं। पहले फ्रंट फुट पर खेलती थी भारतीय जनता पार्टी और जो है डिफेंसिव मोड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में इस बार जो स्ट्रेटजी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेंज कर चुके हैं। आप देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव जो लगातार जो है यहां पर फ्रंट फुट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने रहे और बैक फुट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। कोई दिलचस्पी नहीं है सरकार गिराने में, कोई दिलचस्पी इस बात में भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि हरियाणा का वोटर ये समझ ले कि ये सरकार अब जाने वाली है और अगली सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ वोटर्स को यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा जो है उन्हीं के समर्थकों को टिकट मिली है। अब अगर 5 सीटों की बात चल रही है, लोकसभा में 6 सीटों की जीत की बात चल रही है और 2 भी अगर जीते तो मानकर चलिए कि 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी। अगर न्यूनतम सीटों पर भी मैं आ जाऊं तो 2 सीटें तो जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा तो खारिज किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि हरियाणा का वोटर ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा प्रदेश से रवाना होने वाली है और इसका फायदा वो चुनावी मैदान में लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर 5 सीटों तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में पहुंच जाती है, अगर 10 में से 5 कांग्रेस पार्टी हासिल कर लेती है तो फिर ये मानकर चलिए कि बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और ये परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी। क्या ये मान लिया जाए कि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लोकसभा चुनाव हो गया और आकलन भी हो गया कि कितने वोट पड़े हैं और कितनी सीटें आ सकती हैं, हालांकि और स्थिति साफ 4 जून के बाद हो जाएगी, लेकिन अभी से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस मोड पर जाने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो आज समीक्षा बैठक भी होगी पंचकुला के अंदर, जो प्रत्याशी मौजूद थे, और कांग्रेस की तो भी पार्टी स्तर पर तो कोई इस तरह का संवाद हुआ नहीं है। मतलब कांग्रेस तो पार्टी स्तर पर दिखाई देती ही नहीं है। भाई संगठन की बात छोड़ दीजिए, संगठन तो है ही नहीं। मतलब ये प्रदेश के नेता प्रत्याशी एकजुट बैठकर समीक्षा कर पाए, ऐसा संभव हुआ ही नहीं है। और ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी से विधानसभा का सर्वे शुरू कर दिया है। अभी लोकसभा का चुनाव निपटा नहीं है कि विधानसभा का सर्वे शुरू हो गया है कि विधानसभा में कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस तो अभी इस दिशा में कोई अग्रसर ही नहीं है। तो हाँ, जहां तक ये बात है, सरकार के स्थायित्व को कोई खतरा नहीं है। सरकार अल्पमत में होते हुए भी बहुमत में है। उसके कारण है कि सरकार के पास कई विकल्प मौजूद हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी चाहे इससे व्हिप का उल्लंघन कर सकते हैं, सत्र का बायकॉट कर सकते हैं, बुलाया जाता है तो कोई भी व्यू रचना कर सकते हैं। कारण सिर्फ उनकी सदस्यता ही रद्द होगी, उस सदस्यता होने का जोखिम लेने को भी तैयार है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। जब तक केंद्र में मोदी सरकार है तो उनके लिए कोई खतरे का सवाल ही नहीं है। उनके पास कई विकल्प मौजूद है और मुझे लगता है अंततः ये स्थिति बनी रहेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस से दावा कर रही है कि अल्पमत में हरियाणा में सैनी सरकार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। ये समझा जा